समझ नहीं आता कि हाउ डू यू बीट दैट। भाई क्या मतलब है इस बात का यार वहाँ पे? इसका मतलब ये है कि हम तुमसे थोड़ा सा ऊंचे और थोड़ा सा अलग हैं। मैं आपका ऑडियो टेस्ट हाँ, मेरा नाम सौम्या है। लॉकडाउन चल रहा है, वरना लॉकडाउन चला तो तेरे को तेरे घर में घुस के मार यार। गॉड से प्रार्थना कर ले कि कोई रास्ता निकाल ले, आ जाए मेरे घर पे। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दर्शकों। आपका हमारे प्लेटफॉर्म मीडिया विजिल पे स्वागत है। ये है हमारा साप्ताहिक शो संवाद। हम लोग अब तक कोशिश करेंगे कि थोड़े खुशनुमा से, थोड़े खुश मिजाज, थोड़े इनफॉर्मल, थोड़े नोक झोंक के माहौल में बातें करें। इसलिए हम संवाद के एक सेगमेंट लेकर आएंगे जिसे हम कहते हैं वित्त मंत्री। कुछ ऐसे लोगों के साथ जो इस नाउमीदी, नाकामी के दौर में कुछ लम्हे मुस्कुराने के, खिलखिलाने के दे देते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हरिशंकर प्रसाद जी, श्रीलाल शुक्ल जी हिंदी में और इब्ने इंशा जी उर्दू में व्यंग की दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। इब्ने इंशा जी की लिखी हुई उर्दू की आखिरी किताब की भूमिका में अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी लिखते हैं कि दरअसल व्यंग को प्राय हास्य के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इंशा जी इससे परहेज करते हैं। उनके व्यंग को पढ़ते हुए पाठक को हंसी आ जाए तो आए, पर लेखक का उद्देश्य यह नहीं है। वो तो कहीं गहराई में जाकर मार रहा या चोट कर रहा होता है। उस मार का या चोट का बोध जिसे हो जाएगा वे तिल मिलाकर रह जाएगा। वे अपनी सारी चिड़ को बहुत गहन गंभीर ढंग से व्यंग में डालते हैं। इस तरह पाठक को मजा और लज्जत भी मिले और लेखक की चिड़ में वे खुद को शामिल भी महसूस करे। कुछ ऐसा ही हाल है आज के हमारे मेहमान संजय राजौरे जी का। देश के जाने माने स्टैंड अप कॉमिक हैं, सटायर बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, फनी तो अपने आप लग जाता है। विदेश में 10 साल नौकरी कर किसी दिन स्वदेश के गाने को गुनगुनाते सुनते देश लौट आए थे, तब से यही है। मेरे साथ आज मेरे सहभागी मेरे संपादक मयंक भी हैं। मयंक मेरे साथ इसमें शामिल होंगे और हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं संजय जी के साथ। संजय जी, मेरा पहला सवाल है कि देखिए, बहुत महीनों तक सीए एनआरसी चला, फिर विकास का भी एनकाउंटर हो गया, विकास दुबे का भी, इकोनॉमी गिर गई, अभी टरबाइन से शायद 2-3 दिन पहले हवा भी निकाल दी गई थी, गोबर से रेडिएशन कम हो जाता है तो एक सिम लॉन्च कर दी गई। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मयंक भी एक इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ न्यूज रिपोर्ट करते हुए, गवर्नमेंट की बातों पे सामने आते। आप थक जाते हैं, क्यों नहीं थकते या थक रहे हैं, बताइए। ये पता है, बिल्कुल आपने वैसा ही सवाल पूछा जैसे दीपक चौरसिया ने, या मतलब वो अंजना ओम कश्यप थी या कौन थे, वो मोदी जी से पूछ रहे थे कि मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम थक जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हो? क्या आपके पास कोई टॉनिक है या क्या है? और फिर मोदी जी से कोशिश वही थी बताइए। तो नहीं, ऑफ कोर्स थकना तो यार बात यह है कि थकान तो होती है कि आप बहस अगर आप करना चाहो तो सामने वाला भी एक बहस के जोन में होना चाहिए ना। अगर कोई इतनी रिडिकुलस बात करे कि जैसे गोबर की बात करी, अपने गोबर में जो है चिप लगा दिया, अब उससे क्या बहस करोगे? और ये भी बोल रहे हैं कि भाई साइंटिफिकली प्रूवन है, सरकार तो ने भाई लॉन्च की है, सरकारी मंत्रालय है वो। हाँ, तो अब आप उससे क्या बहस करोगे? साइंटिफिकली प्रूव, साइंस के आपको एबीसी भी पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर एक प्रोग्राम चला दिया खामखा भी, ये इसी बारे में था। मेरा एक एक्ट था अबाउट साइंस ओनली, कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है और हम साइंस की कैसे ऑनर किलिंग कर रहे हैं, ये फजूल की बातें कर करके। इसके ऊपर जो राइट विंग जो है वो बड़ा चिढ़ गया कि यार हिंदू गॉड्स के मैं मजाक बना रहा हूँ। और जिसने भी ये बोला उसने पूरा नहीं देखा। मैंने उसमें सब रिलीजन का मजाक उड़ाया था, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुडाइज्म हो, सबका किसी ने पूरा नहीं देखा। तो अब ये एक पूरा वो हो गया, एफआईआर वगैरह भी हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया। और एक टीवी ने एक प्रोग्राम भी चला दिया पूरे दिन के, देखो ये बंदा क्या कर रहा है। तो उस टीवी के चैनल से किसी
एडिटर का मेरे को फोन आया गुस्से में, मैं अपने घर पे बैठा हुआ, मुझे पता भी नहीं कौन है, कहता आप कुछ भी बोलोगे, सीधा उसका पहला वो ये था कि आप कुछ भी बोलोगे। मैंने कहा वैसे तो हाँ मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन आप कौन हो जो मेरे को फोन कर रहे हो? कहता मैं फला इंडिया टीवी से, पता नहीं कौन इंडिया टीवी था शायद, कि मैं वहां से बोल रहा हूँ, आपने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया है। मैंने कहा पे कि आपका वीडियो है साइंस की ऑनर किलिंग। मैंने उसका नाम साइंस की ऑनर किलिंग है, हिंदू गॉड्स का क्या है? कह रहा आपने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया है। मैंने कहा पहले तो आराम से बात कर, तूने वीडियो पूरा देखा है? वो कहता नहीं मैंने पूरा नहीं देखा। मैंने कहा फिर खामखा कहता नहीं आप बता दो, आप बताओ आपने क्या बोला उसमें। मैंने कहा तू देख ले जाके। कहता नहीं आप बता दो। मैंने कहा तू देख ले। कहता नहीं आप क्यों नहीं बता रहे। मैंने तू क्यों नहीं देख रहा है? कहता बता दो ना अगर कुछ नहीं था। मैंने कहा देख ले ना, जाके पत्रकार बना फिर रहा है। कहता मैं आपके यहाँ वो कैमरा भेज रहा हूँ और ये भेज रहा हूँ और अब बाइट चाहिए आपकी। मैंने कहा बाइट तो मैं तेरे को दे दूंगा, 100% तेरे को बाइट दूंगा, तो भेज दे अपना कैमरा वाला, लेकिन बाइट से पहले मेरा एक सवाल है, न्यूटन की जो 3 लॉ ऑफ मोशन है वो बता दो। कहता ये क्या बात है, डिस्कशन कोई और लेके जा रहे हो। मैंने कहा तू बता दे, मैं बाइट दे दूंगा। उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया। ये तो हाल है। अब इन लोगों से आप क्या बहस करोगे? मतलब हिमाकत देखो, मेरे को मेरे ही घर में फोन करके बोला मैं कैमरामैन भेज रहा हूँ बाइट दे यहाँ पे, मैं चप्पल से मारूंगा अगर मेरे पास आया तो कोई घर पे। मेरा घर है, बकवास कैसे कर रहा है तू मेरे को? और ये अपने आप को जर्नलिस्ट बोला। मैंने बोला तू जर्नलिस्ट है, रिसर्च तो कर ले प्रोग्राम चलाने से पहले, तूने पूरा देखा नहीं है, तू शोर मचा रहा है। सो इसमें ये थकान से भी बहुत आगे बात चलेगी। दिस इज लाइक माथा पीटने वाली बात है कि कौन लोग हैं यार, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी फैमिलीज होंगी, इनके बच्चों के लिए क्या दुनिया देके जा रहे हैं। इनको हर चीज का चलो यार नौकरी के लिए आप इस तरह के ड्रामे करते हो कि जो नॉन न्यूज है उसको न्यूज बना लेते हो, जो बंदा निर्दोष है उसको आप आतंकवादी करार देते हो, जेल में भी भेज देते हो। अभी इतने सारे, अभी रिया को 1 महीने के लिए भेज के रखा हुआ, उमर खालिद को बंद करके रखा हुआ है। अभी एक वो कश्मीरी बंदा 24 साल जेल में आके कोर्ट ने बोला ये तो झूठ है, इसको खामखा पकड़ना है। 24 साल वो जेल में रहे अपनी नौकरी बचाने के लिए। अभी तो दीन ईमान ही नहीं है लोगों के पास। जिनके पास दीन ईमान नहीं है, अर्नब गोस्वामी हो गया या कंगना रनौत होगी, वो किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। तो एक्चुअली इन लोगों को देख के ना मेरा मन करता है कि अब जो इन्होंने भो रहे हैं ना, जो अब ये भोगेंगे और भोगेंगे 100%। हमें तो पता है कि क्या होने वाला है, इनको पता नहीं। इनको लग रहा है कि अभी थोड़े से अभी फायदा मिल रहा है, हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन भोगेंगे ये भी। संजय, आपने अभी जो बात कही ये मीडिया वाली और ये सब कुछ कर रहा है, आपको लगता है कि अपने बच्चों को भी ये सिखाते होंगे? हो सकता है उनको ये बाकायदा एक जो है बिल्कुल आधुनिक शिक्षा देते हो और उनको विदेश भेज दें ये लोग। तो इनको इस बात की चिंता नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि इनके बच्चों का क्या होगा या उनके लिए कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। इनके बच्चे स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूएस में जाके रहेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे और अपनी पर्सनल बातचीत में हो सकता है ये वैसे ही हो। अब यहाँ पे सवाल ये है संजय कि मेरा जो सवाल था वो मैंने आपसे जैसे बातचीत में कहा कि ये सवाल तो मैं पूछने वाला था। आप जब स्टेज पे जाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक तैयार कंटेंट या तैयार सेट लेके जाते हैं और कितनी बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बिना किसी तैयारी के जाते हैं, आपके दिमाग में बस ये होता है कि मुझे इस बारे में बात करनी है और सब कुछ एक्सटेम्पोर होता है वहाँ पे? ये कितनी बार दोनों चीज़ें होती हैं अलग अलग, कैसे करते हैं? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ कि ये लोग अपने बच्चों को स्कैंडिनेविया में भेज देंगे, कहीं पे भी भेज देंगे। मजे की बात यह है कि वहां पे इनके बच्चे माइनॉरिटी में होंगे जी। हाँ, तो जो ये यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ करते हैं वो इनके बच्चों को भोगना पड़ेगा वहां पे। तो ये होगा और ये हो भी रहा है। बात जगह के पूरी दुनिया में हो रहा है कि यहाँ पे आप मेजोरिटी में रह के अपने तेवर दिखाते हो, लेकिन दूसरे कंट्री में आप माइनॉरिटी में हो, वहां पे मिलेंगे आपको उसी लॉजिक से। तो ये तो होगा ही होगा 100%। दूसरी बात ये कि जो ये एक्सटेम्पर और उसकी बात करी, मैं कभी कोई प्रिपेयर ऐसे तो नहीं करता कि सेट क्या है, पर मुझे पता होता है कि मुझे इसके बारे में बोलना है और फिर वो मैं जाके बोलता हूँ। और जो मेरे दिमाग में आता है, जो आई फंडामेंटली बिलीव दैट इफ यू आर वेरी passionate about the thing that you're speaking about, if you're totally committed to the issue that you're talking about, then you don't need any preparation. वो आपका बिलीफ है, वो जो स्टेज पे आता है और ऑडियंस के साथ ही होता है। if the audience is convinced that you totally believe in what you're saying, then they will be convinced also. कभी ऐसा होता है कि एक फेल मूवमेंट हो जहां ऑडियंस जो है वो रिएक्ट ना करे या कन्विंस ना हो?
क्योंकि सर मुझे तो देने का फर्क पड़ता नहीं है, मैं ऑडियंस नहीं हो रहा तो जी टिकट खरीद के वो आए हैं, मैंने थोड़ी बुलाया उनको। जी जी अम, मेरे संजय, को हाँ जी, सॉरी, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। आप कुछ नहीं कह मेरे रहे को थे जी। मेरे को कई दफा ये पूछा गया कि आपके जोक फ्लैट हो जाए ऑडियंस ना हंसे तो आप क्या करते हो। मैंने कहा पहली बात तो मैं जोक सुना नहीं रहा, ठीक है, और दूसरी जी बात ये कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी किसी को हंसाने की। अगर आप 1500 रुपए 1000 रुपए का टिकट खरीद के हंसने आ रहे तो लाना तो यार, मैं हंसाने थोड़ी आया हूँ आपको आपको मैं मेरे लिए स्टेज, मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम नॉट देयर टू एंटरटेन द ऑडियंस इज जी देयर टू एंटरटेन मी। वो मेरे को एंटरटेन करे, आपको सुनना है बैठो, नहीं सुनना निकल लो यार। या, इसमें मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी संजय, आप चाहें तो आंसर दे। बट ये कैसा समाज है कि हमको 1000-1500 रुपए देने पड़ते हैं कभी कभार हंसने के लिए भी? मतलब ये सवाल ही गलत है, या फिर शायद समाज में बहुत इंटरनली इतना डिप्रेशन है, इतनी दिक्कत है कि वी एक्चुअली हैव टू पे टू लाफ? आई थिंक इट्स अ मैं जैसे आर्टिस्ट को भी अगर वो अपने आप को इतना वल्नरेबल कर रहा है स्टेज पे आके, है ना, लोगों के सामने 2000 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ चंद ऐसे भी होंगे जो आपको मर्डर करना चाह रहे होंगे, जो आपको अकेला मिल जाए करे, तो यार उसके पैसे तो दो ना कम से कम यार, उसको भी तो रोटी खानी है। बात ये है कि हंसी तो यार गायब हो रही है सोसाइटी से एक्चुअली। हम हंसने पे ही वो पाबंदी लगा रहे हैं कि इस बात से मुझे बुरा लग गया, इसने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी और उसने वो कर दी। यार फीलिंग्स तो हमारी भी है, मैं तो एथिस्ट आदमी हूँ, डेली कभी अजान होती है या कभी मंदिर में घंटे बज रहे हैं तो मुझे चिढ़ बसती है, मेरी फीलिंग्स हर्ट होती है, मैं तो नहीं किसी को मारने की धमकी दे रहा हूँ। तो वो जो, और ये मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि वो जो साइंटिफिक आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ द यूनिवर्स है, जो रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप अगर आप रैशनल रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते। जा आप किसी को ये नहीं बोल सकते तूने मेरे रिलीजन का मजाक उड़ाया। एक सिंपल सी बात है, तुम बोलते हो गॉड जो है बहुत सुप्रीम है, गॉड ने सब कुछ बनाया है, तो गॉड को तुम्हारी जरूरत है क्या कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे? तुम हो कौन यार? तुम्हारी मतलब दुकान चलती है कारपेंटरी की यार, उसमें तुम कह रहे हो मेरे गॉड के बारे में कैसे? अबे तेरे गॉड ने तुझे कारपेंटर बनाया है यार, तू क्या उसके 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 बारे में? तू अपना काम कर ठीक से। और बहुत आगे कारपेंटरी का काम इतना खूबसूरत काम होता है, मुझे बड़ा शौक है कारपेंटरी करने का, कि आप उससे इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें बना सकते हो, बुक शेल्फ बना सकते हो, शेड बना सकते हो, काउ शेड बना सकते हो। वो काम ठीक से करने शायद तेरा गॉड तेरे से खुश हो जाए, तो अपना काम तो ठीक से करना। मेरे गॉड के बारे में ऐसे गॉड अपने आप देख लेगा यार, इतना ताकतवर है कि तो वो कर ही लेगा, तू थोड़ी बताएगा उसको। 1.5% का तो आदमी है। कई बार मेरे को आते हैं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना लॉकडाउन खुला तो तेरे घर में घुस के मारते हैं यार। गॉड से प्रार्थना कर ले कि कोई रास्ता निकाल ले, आ जाए मेरे घर पे। तो गॉड को प्रॉब्लम हो नहीं रही है, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हंसने का सेंस ऑफ ह्यूमर तो खत्म ही होता जा रहा है ना, जितना भी ये आप अब ऐसे तो कोई किसी भी बात पे बुरा मान जाएगा ना, कोई किसी भी बात पे कि तूने लेफ्ट हैंड से खाना क्यों सर्व किया, मेरी तो फीलिंग्स हर्ट होगी। क्या करोगे इसका यार, कि तूने मांगना बीच में क्यों निकाली हुई है, मेरी तो फीलिंग्स हर्ट हो रही है। इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना यार। और लोग लेके आते हैं कि अब जो लोग गाली बकते हैं या डेथ थ्रेट्स देते हैं या रेप थ्रेट्स देते हैं, बोलते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी है संजय। आपने क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, मैं एक बार, ये बहुत ओवर यूज टर्म लगता है मुझे पर्सनली, मुझे लगता है इतनी बार यूज हुआ है पिछले कुछ सालों में कि मेरे को, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी देखा था, आपने कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, न्यू इंडिया, कोई ऐसा न्यू इंडिया है नहीं, न्यू इंडिया इज बेसिकली ओल्ड इंडिया। मुझे एक बात बताइए, क्या न्यू इंडिया इज इक्वल टू ओल्ड इंडिया प्लस द फ्रीडम टू बी ओल्ड इंडिया? हम इतना फ्रीडम की बात करते हैं, क्या ऐसा है क्या? अब हम खुले में जो ओल्ड इंडिया के कॉन्सेप्ट है न्यू में लागू करते हैं? नहीं, ओल्ड इंडिया इतना पुराना थोड़ी है, 1947 में इंडिया बना है। ओल्ड इंडिया क्या है? ओल्ड इंडिया तो मतलब उससे पहले तो क्या हम इंपीरियलिस्टिक संभवतः सनातन धर्म की बात कर रही है। मैं, हमारी जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारी पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि 1947 से पहले नहीं थी, 1947 के बाद नहीं थी, 2014 से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू इंडिया एक्चुअली है तो ओल्ड इंडिया ही, पर अब बहुत
स्वतंत्रता से वो चीजें कर पा रहे हैं। अभी हम कास्ट वायलेंस स्वतंत्र होकर कर पा रहे हैं, पहले भी कर रहे थे बट और एक्सट्रीम उसमें कर पा रहे। क्या ऐसा है या फिर ज्यादा अंतर नहीं है ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया में? नहीं, अब जो है ना उसमें थोड़ा सा कास्ट सिस्टम की जैसे हमने थोड़ा सोफिस्टिकेशन आ गया। जैसे भी कुछ लास्ट मंथ वो सिस्को में बे एरिया में एक कास्ट का केस हुआ था, ठीक है, तो वहां जाके अंग्रेजी में कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे राइटर्स और बोलने वाले लोग आ गए हैं जो थोड़ा अच्छी अच्छी जगह पे नौकरियां कर रहे हैं। दे आर ऑल टेकिंग एडवांटेज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, बट वो बोलते हैं कि नहीं हमारा ये सिस्टम है। अब जब भी विदेशों में कभी भी ये होता है कि कास्ट सिस्टम को वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ का करिकुलम कास्ट सिस्टम को हटाने की बात करते हैं तो हिंदू वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मोटी बात कैलिफोर्निया वाला केस यूके में भी हुआ, कैलिफोर्निया में भी हुआ। और मोटी बात यह है कि आपने आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। आपने अपने फायदे के लिए तो आगे बढ़ जाते हो, पैसे के लिए तो आगे बढ़ जाते हो, लेकिन आप बाकी चीजों के लिए आप पीछे चले जाते हो। तो ये तो आप डिसाइड करो ना किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इसका भी होगा। अल्टीमेटली ये होगा कि लोग ना अपना सर पकड़ लेंगे कि भाई यार तू अपना ना धर्म अपने पास रख, मेरे को चाहिए काम। तू अपना काम कर। यहाँ पे जैसे नवरात्रे चल रहे हैं या रोजे चल रहे हैं, ठीक है भैया कि मैं नवरात्रों में मैं ये नहीं खाता है, रहते हो इंडिया से बाहर हो, रोजे चल रहे थे, रोजे में मैं काम नहीं करूंगा। वो भाई तू यार मेरे को तो अपने क्लाइंट को दिखाना है कि भैया तूने कितना भी प्रोजेक्ट तेरा डिलीवर हो गया नहीं, मैं उसको ये बोलो रोजे चल रहे हैं, वो बोलेगा मुझे क्या करना तेरे रोजे का भी। ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपने आगे बढ़ना है या पीछे की तरफ देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुसलमान माइनॉरिटी हैं तो उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में मत बोलो, इस्लामोफोब हो तुम। इस्लामोफोब क्या है यार इसमें कुछ इस्लामोफोब नहीं है। एक सिंपल सी बात है, मेरे को रिलीजन से ही प्रॉब्लम है। रिलीजन इज अ पॉइजन, वो हम सब ने देखा हुआ है हर तरह का। द फैक्ट दैट आई फाइट अगेंस्ट हिंदू फाशिज्म doesn't mean that I endorse Islamic fascism. उनकी जो फालतू प्रैक्टिसेस है मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस अगर मेरी लाइफ डिटरमाइन ही नहीं कर रही है तो मैं क्या बोलूं जाके यार। मैं क्या भी मतलब लड़ने लग जाऊं कि भैया के रोजे क्यों रखता रहा है, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा है। जिस दिन मेरे काम में तेरा रोजा इंटरफेयर करेगा मैं बोल दूंगा बॉस अपना रिलीजन अपने घर पे रख के। तो आप ये एक सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने का एक वही बात है ना, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस का सब कुछ इस्तेमाल करते हो हैं। नवरात्रे में होता है कि यार मैं एक बार ऑफिस में था, बहुत साल पहले जब मैं काम करता था, तो वो एक बुफे लगा होता है लंच टाइम में, सब ले रहे हैं, उसमें चिकन वगैरह भी पड़ा हुआ है। एक बंदा मेरे को आगे कहता है हैव द नवरात्रा स्टार्टेड। मैंने कहा क्यों, मुझे तो पता नहीं क्यों, तो नहीं चिकन लूं या नहीं लूं। नहीं यार खा लेना यार, तेरा खाने का मन कर रहा है तो कल से शुरू कर लिया अपना नवरात्रा। ये जो आई मीन पीपल डोंट क्वेश्चन दिस कि वेयर इज दिस ऑल कमिंग फ्रॉम। दिस नॉट बुलशिट। आपका बिलीफ है, चलो आपका बिलीफ है कि भाई मैं तो ये मानता हूं कि भाई एक ये मुझे उस दिन चिकन नहीं खाऊंगा तो पता नहीं मैं कहाँ मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, जिस बंदे ने ये बोला था ना कि मैं चिकन नहीं खाऊंगा ये नवरात्रों में, 12 या 13 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग ही कट गई। तो मतलब भगवान बचाने नहीं आ पाए भाई, इसको बचाने आ रहे हैं। भगवान को देखो ना, अगर भगवान को बचाना होता तो इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत, बच्चों को आप मरते देखते हो अपनी आंखों के सामने, इतनी नाइंसाफी है, इतना जुल्म दुनिया में जानवरों पे, इंसानों पे, आजा बचाने में। That is why they say it is an opium of masses। कोई भी रिलीजन हो, और अगर औरतों ने खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया ना, अगर सच में औरतों ने बोलना शुरू कर दिया, सबसे पहली धज्जियां रिलीजन की उड़ेंगी। कोई भी रिलीजन ले लो, इट इज ऑल ऑफ देम आर एंटी वुमेन। सारी रिलीजन जो है ना औरतों को बताती कि तुम्हें ये करना है, हम आजाद हैं। तो सबसे पहले कैजुअलिटी रिलीजन होगी। तो ये एक मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट things in my life right now, that I talk and promote rationality. I talk and promote साइंस का सब फायदा उठाते हैं। मतलब आप कंप्यूटर लेके आए हो, अब स्काइप पे हम बात कर रहे हैं और ईमेल भेज रहे हैं और जो है उस पर शक्लें भी देख रहे हैं, कुछ फेस टाइम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऊपर गणेश लगाया हुआ है या 786 लिखा हुआ है,
भाई गणेश 786 से तेरा क्या हो रहा है? तेरा काम तो किसी और चीज से हो रहा है, उसके बारे में पता करने ही कैसे काम करता क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर ना होता तो मनुष्य ना होता, मनुष्य ना होता तो ये मोबाइल और स्काइप कंप्यूटर कैसे आता संजय? है? हाँ, तो इन मानने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तो जो ईश्वर को किसने बनाया, उसके ऊपर कौन है? या ईश्वर सिर्फ है? ईश्वर तो है ही हमेशा से। ये तो एक ये हो सकता है ना कि ईश्वर तो है ही हमेशा से। तो अगर ईश्वर हमेशा से है, अभी स्टीफन हॉकिंग की किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसने बड़ी सही बात करी है। उसमें उसने बोला है कि मान लो गॉड है, उसने यूनिवर्स बनाया है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के लॉज ये हैं कि ग्रेविटी लॉ, ग्रेविटी ये है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है, पॉइसन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है। इन लॉज के मुताबिक जो है यूनिवर्स चलता है। गॉड ने यूनिवर्स बना दिया, उसमें वो इंटरफेयर ही नहीं करता, इन लॉ से ही चलेगा। तो फिर क्या करना मेरे को उसका? बट देन अगेन हॉकिंग की थ्योरी है, बट अगर यूनिवर्स सेल्फ कंटेन्ड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इट इज फाइनाइट बट इट हैज नो बाउंड्री, इट जस्ट इज देयर, इट एग्जिस्ट, तो फिर गॉड की जरूरत ही नहीं है, क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। आइदर वे इट डजंट वर्क। और एक कॉमन सेंस है कि यार आपके भी बच्चे अगर हों तो आप चाहोगे कि भाई उनको कोई तकलीफ ना हो लाइफ में, है, उनकी आप जितनी चाहो हेल्प कर सको। माँ बाप करते ही है ना कि अगर बच्चे को चोट भी लगी तो वो डॉक्टर के लिए घूमते हैं, पैसे की जरूरत पड़ी पैसे दे दिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, हर चीज के लिए माँ बाप करते हैं। ये कैसा माई बाप है दुनिया का जो दुनिया बना के और कष्ट दे रहा है, और फिर बोलते हैं कि नहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। अरे मुझे नहीं देनी भाई। ये पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं संजय। नहीं, वो तो हिंदुइज्म है ना कि पिछले जन्म के कर्म है, जी जी है ना। बाकी सारे मुसलमानों में, इस्लाम में बोलते हैं कि अल्लाह उसको अपने पास बुला लेता है जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो भाई पहले ही रख लेता अपने पास यार। नहीं, ऐसे तो पसंद ना करे तो ज्यादा अच्छा है फिर तो। खैर हाँ, तो पसंद, अब बुरे काम करोगे तो वो तौबा तौबा, अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता। अच्छे काम करो तो अल्लाह तुम्हें पहले बुला लेगा। अरे यार तुम मतलब कोई काम नहीं है अल्लाह के पास या भगवान के पास? चिल करो यार। तुमने क्या यहाँ पे वीडियो गेम से क्रिएट करके, अगर उस थ्योरी को माने, तुमने वीडियो क्रिएट करके रख दिया कि हर सफरिंग के एंड में, सफर जब आप करते हो ना तो वो आपका ना वो टेस्ट ले रहा है। भाई क्यों चाहिए तेरे को टेस्ट यार? तूने अगर दुनिया बनाई है, ठीक है, तूने दुनिया को इतना परफेक्ट क्यों नहीं बनाया कि तूने जन्नत को जितना परफेक्ट बनाया हुआ है उतना परफेक्ट इस दुनिया को बना देना यार। ये सारा गेम ही खत्म हो जाए कि यार मैं अपने जो है बारूद बांध के मैं फट जाऊंगा, मेरे को इतनी 72 वर्जिन बनेगी। संजय फिल्टर कैसे होंगे जन्नत में जाने के लिए? लोग कौन डिजर्व करता है कौन नहीं? मेरिट संजय, मेरिट। सर मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं है ना। आप अपने दुनिया आपने बनाई है, इसको इतना खूबसूरत बनाओ, सबके पास खाना है, सबके पास घर है, सब खुश हैं, कोई जुल्म नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई जो है किसी का हक नहीं मार रहा है। अगर आप ओमनी प्रेजेंट, वो जो नित्शे ने एक बड़ी सही बात करी थी कि क्या गॉड ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो हिला नहीं सकता है? अब उसमें कहते हैं कि अगर गॉड ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो हिला नहीं सकता तो फिर वो ऑल पावरफुल गॉड नहीं है। और वो अगर ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता जिसको हिला नहीं सकता तो भी वो ऑल पावरफुल गॉड नहीं है। पर मोदी जी ने ऐसी सरकार बनाई है जिसको वो नहीं चला सकते हैं। वो अलग किस्म के भगवान है सर। संजय मेरा सवाल ये कि ये जो आप सब बात कर रहे थे, जो कभी शो के दौरान, लाइव शो के दौरान किसी तरह का कोई फिजिकल या वर्बल कन्फ्रंटेशन कभी हुआ क्या? और दूसरा, ये जो ट्रोल्स होते हैं या जो आपने बताया था कि धमकियां देते हैं लोग, घर का पता मांग रहे हैं कुछ लोग आपके, अब तक का इतने दिनों में सबसे हिलेरियस ट्रोल जिसपे आपको भी हंसी आ गई हो वो क्या था? या कोई ऐसी धमकी हो जिसको पढ़ के आपको हंसी आ गई हो गुस्सा आने की बजाय? सर वही तो मैं बता रहा था ना अभी आपको, जैसे वो अपना एड्रेस दे तेरा मर्डर करना है, ये क्या है? आपने बहुत सही बात कही थी, उबर बुक करा के दे देता हूँ। मैं तेरे को उबर भी दे देता हूँ, आज बता क्या खाएगा वो भी बना के रख लेता हूँ। संजय एक बात बताइए, हम लोग इससे पहले निंदा रस का आनंद ले रहे थे और आप तो शायद आपको उसका आनंद लेते हुए काफी वक्त हो गया, 24 घंटे होने के बाद, पर मैं निंदा रस पे ही थोड़ा आना चाहती हूँ। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। मैं लिबरल्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है इन एडिशन टू हम जो बोल रहे थे कि लिबरल्स में बहुत गलतियां हैं, वो अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए हैं, मुझे एक छोटा सा मुझे भी लगता है कि हम बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली के जब इलेक्शन हुए थे, मैं पर्सनली भी बड़ी खुश हो गई थी। ओहो, मतलब क्या जीत हासिल की है, अब बदलेगी, दिल्ली बदलेगी, देश भी बदलने लगेगा। हमने मध्य प्रदेश में भी ये सब महसूस किया, बिहार में जब महागठबंधन जीता था हम ये महसूस कर रहे थे। ये क्या लिबरल्स को समझ नहीं आता क्या चल क्या रहा है, वो इतनी जल्दी कैसे आतुर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, और इतना जल्दी, या फिर हो सकता है हार भी जल्दी मान लेते हैं। हो ये मेरा मेरा पर्सनल वो है, बट आपको क्या लगता है सबके बारे में? मैं सही बताऊं तो मुझे लिबरल से डर लगता है क्योंकि वो जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जेएनयू में जब ये लास्ट वायलेंस हुआ था और दीपिका पादुकोण वहां पे पहुंच गई, ठीक है, तो राइट विंग का तो क्लियर एजेंडा है कि दीपिका पादुकोण एंटी नेशनल होगी, एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी में चली गई। वो तो इस पे सारे के सारे इकट्ठे हैं। लिबरल्स क्या है, सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड है। आधे लिबरल ये बोल रहे हैं कि दीपिका पादुकोण वहां पब्लिसिटी के लिए गई, उसे नहीं जाना चाहिए था वहां पे। आधे लिबरल बोले क्यों ना जाए, और वो आपस में लड़े जाए। राइट विंग आराम से बैठे, उसको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि आप लिबरल आनंद पटवर्धन ने अभी कुछ दिन पहले जब ये बाबरी मस्जिद का वो डिसीजन आया कोर्ट से, वर्डिक्ट आया, आनंद पटवर्धन ने डिसअपॉइंट होके उस पर एक ट्वीट किया कि वी आर नाउ लिविंग इन हिंदुत्व वर्जन ऑफ शरिया। आनंद पटवर्धन के पीछे लिबरल्स पड़ गए जी जी, कि शरिया कैसे मेंशन कर जी। जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी है मतलब हिंदू फाशिज्म से लड़ते हुए निकाली है, 2 मिनट नहीं लगे फेसबुक पे या ट्विटर पे उसको कैंसिल करने में। इसने शरिया कैसे यूज किया? मेरा आनंद पटवर्धन से कोई डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये उसका सारा बॉडी ऑफ वर्क सिर्फ इस बात पे। और एक्चुअली बात ये है, मैंने सिर्फ एक लिखा था, मैंने कहा अगर मैं मनुस्मृति को गाली देता हूं ना, तो मैं शरिया को भी देता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लोग बोले कि नहीं यार ये इस्लामोफोब है, इस्लामोफोब है। इस्लामोफोब कैसे है यार? ये एक सिंपल सी बात है, शरिया औरतों से पूछो ना, औरतें आगे बताएंगी शरिया क्या है। जब औरतें आगे मनुस्मृति को, जैसे औरतों ने एक्सपोज किया मनुस्मृति को, शरिया को भी एक्सपोज करते हैं। इसी बात लिबरल्स ने उसको कैंसिल कर दिया, आनंद पटवर्धन। एंड आई मीन ये लोग वो हैं कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फेसबुक पे, उनका सिर्फ यही काम है कि कोई भी बंदा जो मतलब लिबरल पॉलिटिक्स कर रहा है और जो इस फाशिज्म के फाशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, उसका एक स्टेटमेंट कहीं से पकड़ के ढूंढ लो और फिर उसके बारे में पीछे पड़ जाओगे। ये तो कन्हैया कुमार, ये ध्रुव राठी, ये उमर खालिद, ये भी कैंसिल, रवीश कुमार, ये वो जेल हो जा रहे हैं, पिट हो रहे हैं, केसेस उनके ऊपर लड़ रहे हैं, डेली वो टीवी पे आके प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली उनको वेरिफिकेशन हो रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम राइट का खेल खेल रहे हो, उनको कैंसिल करे जा रहे हो। और फिर तुम बोलते हो कि हमें, और ये वही लोग हैं जिनका कोई और काम नहीं है, फेसबुक खोला कि चलो आज किसको कैंसिल करें, आज चलो इसको कैंसिल मारते हैं, इसको भेजते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला रिचर्ड फेनमैन के बारे में कि वो किसी को रिचर्ड फेनमैन कितना बढ़िया टीचर था, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी को बता रहा था, तो अपनी क्लास को बता रहा था, लेक्चर दे रहा था। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि there was a woman who took out her car and she started driving. 10 minutes into the drive, she was pulled over by a cop who told her, "Ma'am, you are overspeeding. The speed limit on this road is 70 miles per hour, and you are speeding. You are driving at 80 miles per hour." So the woman driver says, "How can I be driving at 80 miles an hour when I have been driving only for 10 minutes?" So the cop then goes ahead and explains her the concept of instantaneous velocity. ठीक है, अब ये मैंने डाला और उसके बाद क्या हुआ, तो फेनमैन 2-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद किसी कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे प्लेकार्ड लेके लोग खड़े हुए थे कि फेनमैन अ सेक्सिस्ट पिग, कि उसने औरत को इतना डम दिखाया है कि उसको वो इस तरह के सवाल पूछ रही है। तो फेनमैन ने बोला, यार आपको पता है कि वो जो कॉप जो थी वो भी औरत ही थी, शी वाज आल्सो वुमन। मैंने तो ये पोस्ट डाला, नीचे भाई साहब
कोई आके मेरे से बहस करने लगा कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हंस के लोटपोट हो जाऊंगा संजय कि नो। वो गुस्सा शायद इसलिए नहीं था कि वो सेक्सिस्ट है कोई आदमी, गुस्सा इसलिए था कि इतनी मुश्किल मुश्किल बातें लिखने की बोलने की क्या जरूरत है भाई, मुझे समझ में ना आए लोगों की। नहीं, इसमें क्या मुश्किल है सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबको पता होना चाहिए, सर कोई इतना बड़ा भयंकर कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता है ये। नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं थे सर, ये थे बुद्धिजीवी लिबरल ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट। तो आपको लगता है कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के घेरे में नहीं आए अब तक? लगातार संजय आपने शायद देखा होगा, लगातार ये लोग भी गलत वीडियोस और गलत जानकारियां शेयर करते रहे इस बीच में, अब तो सबके ऊपर साया है। सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, मैं आपको बताता हूं कि मेरे को देखो, इंडिया के लेफ्ट में बहुत प्रॉब्लम्स है और ये सब जानते हैं। एक तो उनका जो क्लास वाला आइडिया है, टोटली डीलेजिटिमाइज कास्ट जी करते हैं वो, बिल्कुल हैं। और जो उनकी जेंडर अंडरस्टैंडिंग है वो भी अंदर भी निकालने को बहुत ही फ्लॉड है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से होती है, प्रॉब्लम क्या, मुझे हंसी आती है इस बात पे, कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, वो अभी मैंने आपको हो चिन मिन वाली बात बताई ना, 2 साल पहले इंडिया इधर जंतर मंतर पे दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था जी, तो देश भर से फार्मर्स आए हुए थे वहां पे और अपना टोली बना के चले थे। बीच में एक टोली थी लेफ्ट स्टूडेंट की, वो वहां पे भी वही चिल्ला रहे थे, हो चिनमिन, वी शैल फाइट, वी शैल विन। ओ आसपास के फार्मर्स सोचे नुक्कड़ नाटक हो रहा है। मतलब कितना आप डिटैच हो रियलिटी से। मतलब आप ये देखो कि कुछ भी ऐसा प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, देयर विल ऑलवेज बी वन ग्रुप ऑफ लेफ्टिस्ट जो बैठ के गाना गाएगा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी, वो गाना उनका जागरण की तरह चलता है। ये गाना इन्होंने गाना इतना दूर क्यों? और क्या है कि मतलब लोग इसका बुरा माने तो माने यार, जो मेरे को दिखता मैं बोलता। एक जगह मैं एक दोस्त के घर पे होली के टाइम पे बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग, ये लेफ्ट ब्रिगेड आई हुई थी वहां पे, और अपना जो भी वो भांग वांग होली पे चलती हो पी पा रहे थे और व्हाटएवर। और फिर जब नशे वशे हो गए सबको, सब रिवॉल्यूशन की बात करने लग गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कल जब तू शाम को 4 बजे उठेगा ना, है, सुबह 4 बजे आरएसएस की शाखा लग चुकी होगी, तेरे को होश आएगा शाम को 4 बजे। थोड़ा तो मतलब इतना तो यार अकल की बातें करो ना कि यार कोई अब किसान के पास जाके होचिनमिन करने की क्या जरूरत है? कि हमारे अपना लोकल होचिनमिन नहीं, हमारे इतने किसान, इनके मुंह से कभी मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं सुना, जो सबसे बड़ा किसान लीडर था, जिसने इतनी किताबें लिखी हुई हैं, जिसने किसान के हक के बारे में मतलब इतना कुछ काम, किसी से डरा नहीं। वो होचिनमिन सुना है, चौधरी चरण सिंह सुनना है। एक संजय, मेरा सॉर्ट ऑफ 2 में आखिरी सवाल ये है कि ये आपने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, उसमें आपने कहा था कि भारतीयता का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा प्रतीक जाति है, कास्ट है। आप इस पे अभी भी मानते हैं यही सच है या फिर कुछ बदलाव आया है इस ओपिनियन में? आपके शायद 2018 के एक वीडियो में आपने कहा था। दिख रहा है ना आपको भी हाथरस में क्या हुआ, और कल फिर यूपी में हुआ है, 3 दलित बहनों के ऊपर तेजाब डाल दिया। पर ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट, मतलब व्हाई इज द कास्ट डिफाइनिंग फीचर? अब बहुत बार तो रिलीजन भी हो सकता है, अभी अपने रिलीजन पे इतना कुछ कहा, हम जेंडर पेट्रियार्की पे कहते, कास्ट क्यों है? संजय, इसमें ये भी आरोप लग रहा है बार बार कि रेप को जो है जाति से मत जोड़िए। अच्छा जी हाँ, तो ये तो वही बात होगी ना, रोहित वेमुला की हत्या को जाति से मत जोड़िए। हत्या ही है ना, मैं तो उसको हत्या ही मानता हूँ। ये कहना बड़ा आसान है यार, क्योंकि इतनी इम्प्यूनिटी। पहले तो लोग ये बोलते हैं कि भैया रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी दो, उसके बाद से ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। अभी 5-4 महीने पहले तो उनको दिल्ली रेप केस में डेथ पेनल्टी मिली है, 4 महीने बाद ये हाथरस कांड हो गया, और भी कितने सारे कांड हो गए हैं। वो बच्ची मर गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जबान काट दी, क्या सोच के क्या, और उसके डिफेंस में लोग आ रहे हैं, अपर कास्ट पंचायत बन रही है वहां पे। अब ये बोल रहे हैं कि ऑनर किलिंग का कैसे? ऑनर किलिंग तो अपर कास्ट का टैलेंट है, लोअर कास्ट कब से ऑनर किलिंग करने लग गई? तो ये बोलते ना कि इंडिया का सबसे
सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? कास्ट है। ये बाहर जा जाके इन्होंने अपने कास्ट, इंडिविजुअल कास्ट के हिसाब से अपने ग्रुप्स बना के रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, अब तो उनकी सोसाइटीज बनी हुई है, वहां पे अपनी कास्ट को सेलिब्रेट करते हैं, और यही इनका एक्सपोर्ट है। और यही लोग विरोध करते हैं कास्ट तो इंडियन कल्चर का हिस्सा है। तो कल्चर चेंज ही नहीं करना तो पढ़ लो जाके। और आज भी पढ़े पढ़े क्या यूके में इतने इंडियंस और पाकिस्तानी ऑनर किलिंग करते हैं अपनी बच्चियों की, कि वो दूसरे रिलीजन में या दूसरी कास्ट में शादी कर लेते हैं जाके, बाहर चले जाते नहीं करते, यही काम है। तो यही तो, और कैसे कास्ट और दिखेगी? बिल्कुल इन योर फेस है। संजय, ये थोड़ा सा मैं अभी बहुत सीरियस से हल के नोट की ओर जा रहा हूँ। ये जो आपका ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में 3 लोग जो हैं, उसमें राहुल राम को हटाते हुए बाकी दोनों लोगों में म्यूजिकली सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है, आप की वरुण? सर वरुण तो लिखता तो बेहतरीन है, आपको पता ही है, ये तो आपने उसका काम देखा ही हुआ है जी। और सबसे तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिकली मैं ही हूँ। मतलब आप गाते हैं? राहुल के रहते हुए किसी को गाने का मौका अभी मिलेगा? अभी राहुल है नहीं एक्चुअली, इसलिए पूछ रहा था मैं। नहीं, स्टेज पे तो मैं नहीं गाता, मतलब मेरे सुर इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वरुण से भी आप वरुण से बेहतर हैं और राहुल से कम है, तो मतलब वरुण जो है बहुत बेसुर है, इसका मतलब? नहीं, वरुण जो है ना कभी गाता नहीं है हमारे सामने, वो अकेले में गाता हुआ है। हमारे सामने नहीं गाता। और वरुण में एक टैलेंट है, बड़ा बड़ा ही अजीब और गरीब टैलेंट है उसके अंदर, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में उसने बताया कि वो किसी भी गाने को ना उल्टा गा सकता है। जैसे मेरा नाम संजय है अंग्रेजी में, SANJAY, तो वो गाते गाते यजनस बोल देगा उसको। हाँ। और पूरा गाना उल्टा गा देगा, मो के धागे पूरा उल्टा गा के सुनाया उसने। ये तो अपने आप में टैलेंट है। ये मेरा बस आखिरी सवाल है। तो ठीक है, हमने काफी चीजों पे बात की और मैं शायद और सवाल पूछेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये मेरी पर्सनल ग्रीवेंस है और ये मुझे लगता है मैंने भी ये गलती बहुत बार की है। हम ये जो शब्द है ना बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल करते हुए हम एक बहुत अपने आप में सुप्रीम मानते हुए खुद को एक एस्टेब्लिश कर रहे होते कि सामने वाले को कुछ आता नहीं है। अब अगर हम इसी नजरिए, इस रवैये के साथ किसी के पास कुछ भी लेके जाएंगे, भले ही वो न्यूटन की 3 लॉज ऑफ मोशन हो या फिर रिचर्ड फेनमैन की वेलोसिटी की बात हो, कुछ भी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो, तो जब आप उसको इतना डिमीन करके उससे बात करेंगे उससे, तो वो क्यों आपकी बात सुनेगा? क्या शायद, हाँ सॉरी बोलिए। भक्त जो है वो बेवकूफ नहीं है, बिगट है। वो बिगट है, और बिगट को मुझे बेइज्जत करने में मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आपके अंदर बिगट की कूट के भरी हुई है तो आप बेवकूफ नहीं, आप बिगट। पर इनसे फिर बातचीत संवाद हो पाएगा? आपको लगता है कि इनका इतना केस अब बिल्कुल हाथ से निकल गया कि कोई मतलब ही नहीं है संवाद करने का इन लोगों से? तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। नहीं, जब ये खुद भुगतेंगे ना कि जो ये बो रहे हैं, क्योंकि जो फसल बोती है तो उसको काटने का भी वक्त आता है ना, तो जब ये अपनी बोई हुई फसल काटेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। नाजी जर्मनी में समझ में आ गया था। आप वहां पे भी तो भक्त थे, उनको भी एक लेवल के बाद समझ में आ गया था कि ये क्या हो गया। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इनके समझने का शायद। मेरे को इंतजार से भी वो नहीं है कि कोई बदलाव कब आएगा क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जरूरी सवाल है ना वो पूछे जाते रहने चाहिए, वो सवाल जिंदा रहते रहने चाहिए। उन सवालों का जवाब हमेशा मांगते रहना चाहिए, आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो सवाल पूछते रहोगे तो वो सवाल जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। तो फिर वो सवाल मर जाएंगे और फिर कारवा आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब। मयंक, मेरे सवाल हो चुके हैं। आपका मेरा आखिरी सवाल बहुत छोटा सा है, और ये इसलिए है कि हम जिस लिहाज से आपसे बात कर रहे थे, जो लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ मिले। आप संजय ये बताइए कि एज अ सटायरिस्ट आपके फेवरेट सटायरिस्ट कौन है, और किन लोगों को आप पढ़ना पसंद करते हैं? वो हो सकता है सटायरिस्ट हो या ना हो। सर पढ़ता तो मैं मतलब तमाम किस्म की किताबें हूँ, लिटरेचर नहीं पढ़ता।
क्योंकि मेरे में वो जी काबिलियत नहीं है कि मैं लिटरेचर को अप्रिशिएट कर सकूं। मैं ज़्यादातर साइंस, पॉलिटिक्स और फिलोसफी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन सब के किताबें पढ़ता हूँ। सटायरिस्ट की जहाँ तक बात है, बचपन में हमने राग दरबारी पढ़ा था, तो वो तो अल्टीमेट है। उसके बाद जाने भी तो यारों देखी, वो अल्टीमेट है। और उस टाइम का सटायर, बहुत सारे पाकिस्तानी शोज हैं, मोइन अख्तर हैं जो पाकिस्तानी, अब जी तो गुजर गए, वो बहुत जी अरसा हो गया। जी उनको, उनका एक ब्लू स्टॉक करके शो था जी अनवर मकसूद के साथ, वो। बाकी स्टैंड अप कॉमेडी की अगर बात करें तो मैं तो देखता नहीं, ना मुझे देखना पसंद है, ना मैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं। सीरियसली मुझे हंसी नहीं आती। मैं तो अपने वीडियोस नहीं देख पाता, मुझे लगता है क्या बकवास कर रहा है। तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके जिम्मेदार ये भी कि ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडी हिंदुस्तान में देखने लायक नहीं है, मेरे लिए नहीं है। किसी और को अच्छी लगती है कि वो देखें, पर मेरे को नहीं। तो इसी के साथ जो है हमारे सवाल, हालांकि सवाल तो बहुत सारे अभी और भी हैं, पर इस बातचीत को अंत करने का समय आ गया है। संजय ने जो बात कही उसमें से कुछ जो अहम बात है, सबसे अहम बात जो मुझे लगती है कि हमको वो बचपन से सिखाया गया, एक लाइन थी कि साइंस एंड रिलीजन शुड बी इन हार्मनी। पर सच ये है कि दरअसल इन दोनों का हार्मनी में रहना बहुत मुश्किल है। जहाँ विज्ञान होगा वहाँ धर्म के लिए खतरा हो जाएगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ, जैसा कि संजय कहते हैं, विज्ञान की, साइंस की ऑनर किलिंग होने लगेगी। और इसलिए ये जो बताया गया ये झूठ है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं बहुत दिलचस्प बात कि जब आप अपनी ही बनाई चीज़ों को, अपनी मानी गई बातों को, अपनी क्रिएट की गई दुनिया को आग लगाने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि उसको खारिज करने को तैयार हो जाते हैं, तभी दरअसल किसी भी तरह का रेवोल्यूशन, और वो आपकी लाइफ से लेकर दुनिया में कहीं भी हो सकता है, वो आ सकता है। यानी कि समझाई गई, सिखाई गई हर बात पे शक करना। यश मालवी का एक गीत है जो कहता है कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। तो यू हैव टू स्क्रूटनाइज, आपको दोबारा से जांचना होगा कि आपको जो बताया गया है वो सच है कि नहीं है। और एक ऐसे समय में जहाँ पे जो कुछ भी चुटकुला होना चाहिए था वो सच बन जाए या सच की तरह माना जाने लगे, यानी कि गाय के गोबर और गोमूत्र के सेवन से लेके उसकी चिप बना के जेब में रखने तक, ये सब कुछ वही तो बात है ना। जी संजय। महीन साहब, मैं आपको सॉरी बीच में नहीं इंटरप्ट नहीं, कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। हूँ। ये जो हमें गोबर और गौमूत्र बेच रहे हैं, जब इनको कोई बीमारी होती है तो एम्स चले जाते हैं। जी तो जी, ये तो कोई इलाज उससे कराता नहीं है। एम्स ये के लिए हमें हमें मेदांता हमें जाते हैं, विदेश जाते हैं, हाँ हाँ, उधर उधर चलते, मेदांता तब जाते हैं। ये हाँ तब ये दूसरी तरफ भागते हैं। तो ये हमें हमें तो ये बेच देते हैं। और ये जो रिलीजन की चालाकियां देखें आप, कि ये ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के एक शो का एक हिस्से में हमने बोला था कि जब मोदी जी ने ऐसे बोला था ना कि इंडिया में पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो गणेश जी के साथ जो हुई जी है। जी तो उसमें अपन ने बोला था कि अगर ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी थी, तो उसके बाद जो मतलब एकलव्य जो था जिसका अंगूठा कट गया था, उसका अंगूठा क्यों नहीं लगा? जी। क्योंकि एकलव्य दलित था। तो ये चालाकी देखें आप रिलीजन की, कि किस तरीके से जो ऑपरेसर है, जो सरमाएदार है, वो ही अपने हिसाब से रिलीजियस रूल्स और मेथोलॉजीज और उसे बनाता रहता है ताकि ऑपरेस करता रहे। और अगर आपने वाकई में सवाल उठाने, अगर सवाल उठाना रिलीजन तो अलाउ नहीं करता है। रिलीजन का एक सिंपल सा वो है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, आस्था है, मानो बस, सवाल नहीं पूछ। सवाल उठाना कौन सिखाता है? विज्ञान, साइंस सिखाता है सवाल उठाना। अगर आपने सवाल उठाने तो आपको साइंटिफिक होना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकते मैं 20% साइंटिफिक हूँ, 80% में रिलीजियस। ये तो नहीं हो सकता ना सर। जी। अब वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि देश कैसे चल रहा है, मैंने बोल दिया भगवान भरोसे चल रहा है। ओ तूने भगवान बोला, दैट मींस यू बिलीव इन गॉड। अरे पागल है। इस तरह के भी लोग मिलते हैं कि कभी मैंने बोल दिया कि इंशाल्लाह यार ये हो जाएगा, हाँ, ओहो इंशाल्लाह बोल दे, जबकि इंशाल्लाह होने का मतलब ये कि कभी नहीं होने वाला। सौम्या बहुत इंशाल्लाह बोलती है। कि यार तू कोई दूसरा बोल रहा है दूसरे को, भाई मेरे वो 5,000 रुपये कब लौटाएगा? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मतलब वो नहीं आने वाले।
तो नहीं, वो जो भी दोस्त है अगर वो देख रहा है तो प्लीज लौटा दे। पैसे जो 4 मांग के नहीं। लाए थे दोस्त से, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो बहादुर शाह जफर से मुआफी के साथ ये जो है मैंने तुकबंदी कर दी अभी। पर जो बात संजय कह रहे थे, तो दरअसल सच ये है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां सारे चुटकुलों को सच मान लिया गया है। वो सारी चीज़ें जो मजाक होना चाहिए थी, जो मजाक के तौर पर ली जानी चाहिए थी, अब वो व्हाट्सएप से होके, फेसबुक से होके, ट्विटर से होके आपके घरों में फैल गई हैं। आप उनको सच मानते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में कि जो सच है उसको व्यंग्य की तरह कहा जाए, क्योंकि व्यंग्य को तो आपने सच मान ही लिया है। और इसलिए संजय या संजय जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। संजय ने नाम लिया राग दरबारी का, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपने ना पढ़ी हो, आपको मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा कि कई बार कुछ बातें ऐसे कही जा सकती हैं जैसे उनको कहा नहीं जाना चाहिए, पर उनका असर वैसे ही होता है। संजय बहुत बहुत शुक्रिया हमको इतना सारा समय देने का, और ऑफ द स्क्रीन भी इतनी सारी गॉसिप और निंदा रस हमको देने का, उसका पान कराने का। सौम्या बहुत शुक्रिया संजय को लाने का और शुरुआत करने का। बहुत शानदार इंट्रो आपका आज था, मैं बहुत अंदर से प्रफुल्लित हो रहा था, खुश हो रहा था। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो ये शो देख रहे हैं या देखेंगे। और इसी के साथ फिलहाल तो इतना ही, संवाद में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग संजय ने जो कहा उसके बारे में सोचते रहिए। याद रखिएगा, संजय के पास हमेशा दूर देखने की दृष्टि हुआ करती थी। समझ नहीं आता कि हाउ डू यू बीट दैट। भाई क्या मतलब है इस बात का यार? वहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम तुमसे थोड़ा सा ऊंचे और थोड़ा सा अलग हैं। मैं आपका ऑडियो टेस्ट। हाँ, मेरा नाम सौम्या है। लॉकडाउन चल रहा है, वरना लॉकडाउन चला तो तेरे घर में घुस के मारते यार। गॉड से प्रार्थना कर ले कि कोई रास्ता निकाल ले, आ जाए मेरे घर पे।